नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार मैं अपने तमाम वीडियो में कह रहा हूं कि अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं मीडिया की बात तो करूंगा ही, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात तो करूंगा ही, लेकिन साथ ही देश दुनिया की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की बात भी करूंगा। लोकतंत्र में घमासान मचा हुआ है, संसद में घमासान मचा हुआ है। हम सबका ये मानना है, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, तो मेरा भी ये मानना है कि एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितनी मजबूत सरकार और जितने मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, उतने ही मजबूत विपक्ष और उतना ही मजबूत विपक्ष के नेता की भी जरूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे विपक्षी दल की। आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, जो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल या देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी। आज हम कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस के इतिहास की बात करेंगे, जिस कांग्रेस ने इस देश में सबसे लंबे समय तक राज किया, शासन किया, लोकसभा का चुनाव जीतकर, चुनाव दर चुनाव। आज हम उस कांग्रेस की बात करेंगे। आपने हमारा टाइटल देखा होगा, उस टाइटल में क्या लिखा गया कि नेहरू गांधी परिवार का बीडीएम बल्ला किसने छीन लिया। मैं कांग्रेस के राजनीति जो देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद जो पहला आम चुनाव हुआ 1951-52 का, जवाहरलाल नेहरू जिसको जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने, स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री। 1957 में दूसरा फिर जीते, 1962 में तीसरा फिर जीते, 64 में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, 66 में रूस में, यूएसएसआर में उनकी भी मृत्यु हो गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 67 का चुनाव जीता, 71 का चुनाव जीता, 75 के बाद क्या हुआ वो हमें और आप सबको पता है। उसके बाद दोबारा से उनकी सत्ता में वापसी हुई। 1984 में राजीव गांधी इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा 416 सीटों के साथ सत्ता में आए। लेकिन उसके बाद यानी 1989 के बाद कांग्रेस का एक तरह से पतन होना शुरू हो गया। ये बीडीएम की बात क्यों आ रही है? देखिए, आपको हम सबको याद होगा कि बीडीएम है बैट, बल्ले की कंपनी। आपने बीडीएम के बैट से खेलते हुए बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा होगा। हमने और आपने 1975 में जो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, फिर 1979 में हुआ, ये दोनों वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीता था। 1983 का वर्ल्ड कप हम सबको याद है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप में पहली बार विश्व विजेता बनी थी, उस समय की मजबूत और सबसे धाकड़ टीम वेस्ट इंडीज को हराकर। उस वर्ल्ड कप का एक मैच भी याद है। दुर्भाग्य से उस मैच को कोई लाइव नहीं देख पाया, क्योंकि उस दिन जो बीबीसी था उसमें स्ट्राइक थी, तो उस मैच का लाइव प्रसारण नहीं हो पाया। मैं बात कर रहा हूं जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव की उस ऐतिहासिक 175 रनों की पारी की। और यह कहा जाता है कि वो 175 रन एक बॉलर होने के बावजूद या बॉलर कम ऑलराउंडर होने के बाद भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट मैच में वो पहला शतक था, और सिर्फ शतक नहीं, 175 रन बनाकर कपिल देव ने जिम्बाब्वे को हराया। और उसके बाद किस तरह से सेमीफाइनल इंडिया जीती, फिर फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, वर्ल्ड कप चैंपियन बने, विश्व विजेता बने। और उस समय बड़ी चर्चा हुई थी कपिल देव की बैट की। कहा गया कि लंबे हैंडल वाला बैट है, और यह कहा गया कि मोंगूस बैट था। एक फिल्म भी आई है कपिल देव पे 1983 पे, उसमें भी इस मोंगूस बैट का जिक्र है। तो मैंने कहा कि आज आपको राजनीति की बात बताऊं, कांग्रेस की बात बताऊं, राहुल गांधी की बात बताऊं, तो क्यों ना मैं क्रिकेट की भाषा में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। और जब मैं ये बीडीएम का जिक्र कर रहा हूं कि बीडीएम से राहुल गांधी बैटिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बीडीएम बैट का जिक्र नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस का आधार, कांग्रेस का बेस या कांग्रेस का सबसे मजबूत वोट बैंक रहे तबके की बात कर रहा हूं। बीडीएम, बी फॉर ब्राह्मण, डी फॉर दलित, एम फॉर मुस्लिम।
जी, देश की आजादी के बाद, मुस्लिम लीग की जिद के बाद पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा। भारत के इलाकों से भी बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान गए, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद, एक बड़ी आबादी महात्मा गांधी के प्रयासों से, जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से, उस समय जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अबुल कलाम साहब, उनके प्रयासों से, कई अन्य मुस्लिम नेताओं के प्रयासों से, कई हिंदू समाज सुधारकों या कई हिंदू सेकुलर नेताओं के प्रयासों से मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी भारत में रह गई। चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो अलग-अलग धड़े थे, जनसंघ का, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल कर बना था, प्रेरित होकर बना था, आगे धीरे-धीरे चुनाव दर चुनाव वो स्ट्रांग होता चला गया। कम्युनिस्ट पार्टियां थी जिसमें बिखराव होता चला गया, लेकिन फिर भी वो चुनावी प्रक्रिया में शुरुआती के वर्षों के लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूत भूमिका निभाते रहे। कांग्रेस कई बार बटी, कांग्रेस कई बार टूटी, संगठन, कांग्रेसों, अलग-अलग पार्टियों का गठन होता गया। समाजवादी धड़े की जो विचारधारा थी, वो कई बार टूटे, कई बार उसमें बिखराव हुआ। कभी जनता पार्टी जब सारे दलों ने आपातकाल के बाद मिलकर बनाया, फिर समाजवादी जनता पार्टी सचपा बन गई। उससे समाजवादी पार्टी निकले मुलायम सिंह यादव। जनता दल याद है कि किस तरह से वीपी सिंह लेकर आए थे। बाद में उसी जनता दल से दो और प्रधानमंत्री निकलकर सामने आए, एचडी देवगौड़ा साहब, इंद्र कुमार गुजराल साहब। और 89 के बाद, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के एरा के बाद, जो देश में ओबीसी राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ, या यूं कहा जाए कि कमंडल और मंडल की राजनीति का जो नया दौर शुरू हुआ, उस नए दौर ने इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। और इसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस के नेता अपने इस बीडीएम फॉर्मूले को, या मैं इसको यूं कहूं क्रिकेट की भाषा में कि अपने इस बीडीएम बैट को भूल गई, जिसके सहारे वो चौके छक्के मारते थे, लोकसभा का चुनाव जीतते थे, जिसके सहारे उन्होंने देश पर लंबे समय तक राज किया। दोस्तों, बीडीएम यानी ब्राह्मण दलित मुस्लिम। देश के पहले आम चुनाव से, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से कांग्रेस ने इन वोटों का एक ऐसा वोट बैंक, इन समुदायों का एक ऐसा वोट बैंक बना लिया था, जिसके आधार पर वो चुनाव दर चुनाव जीतते चले गए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ही कांग्रेस ने एक इस तरह का वोट बैंक तैयार कर लिया। ब्राह्मण उनके साथ मजबूती के साथ खड़े थे, दलित समुदाय उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा था, और जो मुस्लिम समुदाय, जो भारत में जो मुस्लिम समुदाय रह गए थे, वो उस दौर में जब उनके खिलाफ उसी तरह का एक घृणा का माहौल 1947 में भी था, उसके बाद कई वर्षों तक रहा, जो जिस तरह का घृणा का माहौल आज एक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस समय उनके लिए एक अच्छी बात यह थी कि वो लोग बहुत राजनीतिक रूप से कमजोर थे, सत्ता में नहीं थे, प्रशासन पे उनकी पकड़ नहीं थी। आज सत्ता में है, सरकार में है, प्रशासन पे उनकी पकड़ है, और अब तो एक ऐसी दौर छिड़ गई है बहुसंख्यकवाद की कि अब तो इसमें हाई कोर्ट के जज भी उतर गए हैं। वो भी अब कह रहे हैं कि भाई बहुसंख्यकवाद पे फैसला होना चाहिए। पता नहीं उन्होंने संविधान पढ़ा या नहीं पढ़ा, कानून की डिग्री तो ले रखी होगी, लेकिन कानून ढंग से पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, वो एक दूसरी बात है। तो इस बीडीएम के फॉर्मूले को, बीडीएम के बैट को एक तरह से भुला दिया। ब्राह्मण छिटकते चले गए, दलित छिटकते चले गए, मुस्लिम छिटकते चले गए। एक दौर वो भी आया जब उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने एक अजगर फॉर्मूला बनाया। चौधरी चरण सिंह ने उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी धाक जमाई। अजगर फॉर्मूला यानी अहीर, जाट, गुजर और राजपूत। इस फॉर्मूले के सहारे चौधरी चरण सिंह ने अपना राजनीतिक वजूद मजबूत किया। सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को अपने इस बीडीएम बैट की याद नहीं आ रही? क्या कांग्रेस का कोई नेता या कांग्रेस का कोई पुराना नेता उनको उस बीडीएम बैट की याद नहीं दिला रहा? या कांग्रेस को यह लगने लगा है कि ओबीसी की राजनीति के बाद के दौर में शायद इस बीडीएम फॉर्मूले का कोई महत्व नहीं रहा? तो आपको याद दिला दें कि इसी बीडीएम के फॉर्मूले पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक समय में मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जो पूर्ण बहुमत की सरकार कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी सरकार की बलि चढ़ाने के बावजूद नहीं बना पाए थे 1993 में। 1991 में वो जीते, सरकार बनाई, उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ, उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई, और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें सपा और बसपा का गठबंधन जीता, मुलायम सिंह यादव और काशीराम का गठबंधन जीता, और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। इसी बीडीएम फॉर्मूले पर सवार होकर उसके बाद के जमाने में मायावती ने चमत्कार कर दिया उत्तर प्रदेश में, और जिस उत्तर प्रदेश में यह माना जा रहा था कि बहुमत की सरकार बनना अब इतिहास का विषय हो गया है, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, मायावती ने उस चुनाव में इसी फॉर्मूले को अपनाकर बहुमत प्राप्त कर लिया।
दलित मायावती के साथ था। ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिए मायावती ने अपने सबसे करीबी नेता ब्रजेश पाठक को आगे किया, जो उत्तर प्रदेश के मंडल मंडल जिले जिले घूमते रहे, ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन किया, ब्राह्मणों को बीएसपी के साथ एकजुट किया। तमाम संवेदनशील सीटों पर बसपा ने मुस्लिमों को चुनावी मैदान में उतारा, मुसलमानों का वोट भी बसपा को मिला और बसपा बंपर जीत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीती। एक जमाने में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी उस समय। लेकिन कांग्रेस की दुविधा देखिए कि कांग्रेस के नेता या तो राहुल गांधी को समझा नहीं पा रहे हैं, या बार बार जिसकी हम बात करते हैं बीजेपी के एक स्लीपर सेल की, वो स्लीपर सेल क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस में या राहुल गांधी के रणनीतिकारों में या राहुल गांधी के आसपास एक्टिव है। राहुल गांधी ये नहीं समझ पा रहे कि भले ही 90 के बाद देश की राजनीति बदली हो, लेकिन कोई तो कारण रहा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर या आरक्षण को लेकर, आरक्षण के पूरे फॉर्मूले को लेकर क्या सोचते थे। कोई तो वजह रही होगी कि इंदिरा गांधी क्या सोचती थी उस पर। कोई तो वजह रही होगी कि राजीव गांधी ने सदन के अंदर खड़े होकर विरोध किया था। कोई तो वजह है कि भाजपा बार बार लगातार उस मसले को उठाती जा रही है। और मंडल की राजनीति के दौर के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मजबूती से उभरे, बिहार में लालू यादव मजबूती से उभरे, आज की तारीख में ये दोनों दल कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो जिस ओबीसी का राग, जिस जातीय जनगणना का राग अखिलेश यादव, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य सहयोगी अपना रहे हैं, उसी जातीय जनगणना, उसी ओबीसी का राग अपनाकर क्या राहुल गांधी अपने ही सहयोगियों को, अपने ही करीबियों को चिंता में नहीं डाल रहे हैं? इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों की चिंताएं नहीं बढ़ा रहे हैं? तो आखिर कौन है ऐसा शख्स जो उनको सुझाव देता है बार बार कि आप जातीय जनगणना की बात करते रहिए, आप ओबीसी जनगणना की बात करते रहिए, आप ओबीसी आरक्षण की बात करते रहिए, आप पूछिए कि सरकार में कितने ओबीसी अधिकारी है, डिसीजन मेकिंग में कितने ओबीसी है। जबकि इस ओबीसी राजनीति पर बार बार बीजेपी अपने प्रधानमंत्री को यानी नरेंद्र मोदी को ओबीसी कह के एक प्रभाव जमा चुकी है। आरक्षित सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार सबसे ज्यादा जीतते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और अगर इसके बाद भी कुछ बचता है तो वो उन ओबीसी वोटरों पर जो पहला हक है वो कहीं ना कहीं बिहार में लालू यादव की पार्टी जताती है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी जताती है। तो सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी को अपने उस पुराने नेहरू और गांधी परिवार के बीडीएम की याद क्यों नहीं आ रही है, बीडीएम के बैठ की याद क्यों नहीं आ रही है? क्यों उनको इस पर भरोसा नहीं हो पा रहा कि वो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का एक गठजोड़, एक मजबूत वोट बैंक तैयार कर सकते हैं? ये वोट बैंक बिखरा जरूर है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दूसरी तरफ विकल्प के रूप में दिखा जरूर है। कभी इसने बसपा को अपनाया, कभी इसने सपा को अपनाया, कभी इसने भाजपा को अपनाया। एक दौर वो भी था कि बिहार में भले ही लालू यादव की छवि आप अगड़े वर्ग के विरोधी की बना दी गई हो कुछ मीडिया के एक वर्ग द्वारा, लेकिन हकीकत ये थी कि उसका भी एक बड़ा वर्ग रघुनाथ झा के जरिए, रघुवंश प्रसाद सिंह के जरिए, जो अगड़ी जातियों का एक बड़ा वर्ग था, वो कहीं ना कहीं लालू यादव के साथ जुड़ा हुआ था। इसी तरह का जातीय समीकरण एक तरह से मुलायम सिंह यादव ने भी उत्तर प्रदेश में बना रखा था मोहन सिंह और जनेश्वर मिश्र को लेकर। और यह भी सही है कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की जीत हुई थी, जब कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को हराया था, तो उस समय भी यही बात निकलकर सामने आई थी कि ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा था। और आज सिर्फ हिंदी पट्टी के राज्यों में नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं, एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि अगड़ी जातियां, खासकर ब्राह्मण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप से, भारतीय जनता पार्टी से, भाजपा के ओबीसी राग से नाराज है। और अगर उनको एक मजबूत विकल्प सामने दिखाई देगा तो वो निश्चित तौर पर शिफ्ट हो जाएंगे। सवाल यह है कि ये बात राहुल गांधी को, कांग्रेस को समझ क्यों नहीं आ रही है? दलित आप देखिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों में बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुसलमान की बात की जाए तो बार बार आप देखिए पश्चिम बंगाल से लेके, बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक बार बार कांग्रेस के अपने सहयोगी ही क्यों खड़े हो जा रहे हैं या कांग्रेस के खिलाफ, या नेतृत्व की सीख देते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखिए इसके पीछे अडानी एक फैक्टर तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक फैक्टर यह भी है कि कहीं ना कहीं इन तमाम दलों को लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक बड़ी तादाद में फिर से कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उस समय कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत के बावजूद कांग्रेस को ज्यादा लोकसभा की सीटें दी, क्योंकि अखिलेश यादव इस चीज को समझ चुके थे कि मुसलमान कांग्रेस के साथ खड़ा हो रहा है। तो सवाल यह उठ रहा है कि इस बीडीएम के फॉर्मूले को आखिर
राहुल गांधी समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, उनके जो करीबी रणनीतिकार हैं वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, या अगर समझ पा रहे हैं तो कांग्रेस को वो समझा क्यों नहीं पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मेरा मकसद क्या है। मैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस का सलाहकार बनने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? इसका मकसद सिर्फ एक ही है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में बताया दोस्तों, कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ताकतवर प्रधानमंत्री, ताकतवर सत्ता पक्ष के साथ साथ मजबूत और ताकतवर विपक्ष और विपक्ष के नेता की भी जरूरत होती है। और जब इस देश की राजनीति को धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है, जब एक तरफ हिंदुओं को एक होने का नारा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ बार बार हमें संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की जातियां बताई जा रही है कि राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो ऐसे दौर में विपक्ष का और ज्यादा मजबूत होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यह सलाह लोकतंत्र की मजबूती के लिए है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से अपील करूंगा कि हमारे साथ खड़े होइए। हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। आप भी इस बड़ी लड़ाई में हमारे साथी बन सकते हैं दोस्तों, और यह बहुत ही आसान है। अपना मोबाइल उठाइए और स्क्रीन पर जो QR कोड चल रहा है उसको स्कैन कीजिए। उस पर मेरा नाम आएगा और उस पर स्कैन करके आप किसी भी UPI के माध्यम से हम तक अपनी सहायता, हम तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं दोस्तों। और यह बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर देखिए वो तमाम कैटेगरी चल रही होगी, जिस कैटेगरी को चूज करके आप अपनी सहायता हम तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर आपको 4 कैटेगरी दिख रही होगी दोस्तों। आप हमारा साथ देना चाहते हैं, या आप हमारे करीबी मित्र बनकर सहयोग करना चाहते हैं, आप हमारे समर्थ सहयोगी और कट्टर मित्र भी बन सकते हैं दोस्तों। कट्टर वर्ड हालांकि नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये बहुत चर्चा में है आजकल। दोनों तरफ के कट्टर लोगों की बहुत बात होती है, तो ये भी मैंने एक डाल दिया है। और अपनी कैटेगरी के अनुसार आप हमें अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं दोस्तों। तो आपके सहयोग का इंतजार रहेगा। इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए।